अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब आलम है। मैं एसएससी एकेडमी लखनऊ का को-फाउंडर मैनेजर हूँ। एसएससी एकेडमी और एएमपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के हम एजुकेशनल पार्टनर हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं और साथ ही साथ हम एग्ज़ाम सेंटर पार्टनर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले दिसंबर में 7 दिसंबर को नेशनल टैलेंट सर्च का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एएमपी हर साल कराती है और इस साल भी करा रही है। नेशनल टैलेंट सर्च जो एग्ज़ाम है, ये आप सभी को पता है कि ये तमाम तरह के कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए, चाहे जैसे कि नीट हो, आईआईटी जेईई हो और एनडीए के एग्ज़ाम्स हो, सीयूईटी हो, सब में आपको अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए उसमें हेल्प आउट करता है। पर ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें? आप तो ऐसे भी कहीं भी एडमिशन ले सकते थे या तमाम जगह आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चल रहे हैं, पर इस एनटीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी है? मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले अल्लामा इकबाल साहब के एक कॉल को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, हैरत है तालीम और तरक्की में, है पीछे जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो कौम जिस पे कुरान की सबसे पहली आयत इकरा आई, इकरा बिस्मिकल लज़ी, जिसमें पढ़ने लिखने का हुक्म दिया गया है, जिसको सबसे पहले ये रेवोल्यूशन दिया गया कि वो एजुकेशन में, नॉलेज में, रिसर्च में अपने आप को आगे बढ़ाए, वो कौम आज इसी चीज़ में सबसे पीछे है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्टेटस है एजुकेशन में, मैं आपको कुछ उसके आंकड़े बताना चाहूँगा। इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी कहाँ पे अभी स्टैंड करती है। जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो अराउंड 74% यानी कि 74% एजुकेटेड है, जिनका लिटरेसी रेट है, जो कि नॉर्मल जो नेशनल एवरेज है हमारा 77%, उससे काफ़ी कम है। दूसरा हमारा जो आंकड़ा है गर्ल्स एजुकेशन का, उसमें इशू हमारे साथ ये है कि हम 63% पे हैं वहाँ पे, जो कि बहुत ही क्रिटिकली लो है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा स्कूल इनरोलमेंट्स और ड्रॉप आउट रेट्स जो है हमारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो है करीब 30%, जो कि बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 30%। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा 5% स्टूडेंट है, वही मुस्लिम समाज में हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ गेटिंग हायर एजुकेशन, बाकी को नहीं मिल रही है। बाकी या तो उसे ऑप्ट ही नहीं कर रहे। इसमें कई चैलेंजेस हैं, सभी लोग के साथ जो चैलेंजेस होते हैं तो मुस्लिम सोसाइटी हमारी बताती है, हमारे परेशानियाँ बहुत हैं, सब पढ़ नहीं पा रहे। तो कुछ चैलेंजेस हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा आपसे। जो मेजर चैलेंजेस हैं वो ये है, सबसे पहला है एक इकोनॉमिक बैरियर है। लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती हैं कि वो हायर एजुकेशन महंगे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकें, ये एक प्रॉब्लम आता है बहुत बड़ा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और गाइडेंस का। लैक ऑफ अवेयरनेस और गाइडेंस बहुत ज़्यादा है हमारी मुस्लिम सोसाइटी में, ख़ासतौर से यूपी में और बाकी आसपास के इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे पास लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो एजुकेशन है, हमें नीट करना है, यूपीएससी करना है, एनडीए करना है, इनकी कोई जानकारी ही नहीं है। वो जानते नहीं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स कहलाता है या ये फलानी कोई एजुकेशन होती है, इसका उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये भी है कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता सही, क्योंकि वो जिस समाज में रह रहे हैं, जो एक आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उन्हीं लोगों का ही है लेने के, जो कि अनएजुकेटेड है और अनअवेयर्ड है, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम आता है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं होता है कि वहाँ पे इतनी हाई स्टैंडर्ड की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जा सके। इस वजह से भी जो बच्चे पढ़ने आ रहे होते हैं वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनका पढ़ाई से जी हट जाता है, तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़ना छोड़ लेते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर जो चल रहे हैं, इन्हीं सबको देखते हुए एएमपी यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने नेशनल टैलेंट सर्च एनटीएस एग्जामिनेशन को कराने का इरादा किया, जिसमें हर साल लाखों बच्चे पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैलेंट सर्च है। और आपको बताना चाहूँगा इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो
20 से ज़्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स मिल के आपके लिए लाए हैं 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए की स्कॉलरशिप, जिसके ज़रिए आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपनी कोचिंग ले सकते हैं और बेहतरीन कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो, सीयूईटी हो, एनडीए हो, आईआईटी जेईई की तैयारी हो, आप कर सकते हैं। ये सब जो हम लोगों ने आपके लिए किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि आप बेहतरीन तालीम पा सकें और आपके पास ये जो चैलेंजेस थे जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताए, उन चैलेंज से आप टैकल कर सकें, उनसे लड़ते हुए आप अब सिचुएशन से बाहर निकल के इसका फ़ायदा उठा के आप एजुकेशन हासिल कर सकें। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में कैश प्राइजेस भी हैं, जो कि है जो फर्स्ट रैंक वाले होंगे उनको 30,000 रुपीज़ तक का कैश प्राइज़ है, सेकंड को 20,000 है और थर्ड को 10,000 रुपीज़ तक का कैश प्राइज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसकी सारी डिटेल चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो ampindia.org पे भी जाके इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के ज़रिए बहुत से सारे एजुकेशनल पार्टनर्स हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों दी जा रही है, इसको समझिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त में आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूँगा। आपको लेकर चलना चाहूँगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, मक्का के दौर में। आपको बताना चाहूँगा कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक्त मक्का की जो आबादी थी वो तकरीबन 1 लाख के आसपास थी और जिसमें पढ़े लिखे लोग, जो इलिटरेट लोग थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 थे। लगभग लाख की आबादी में सिर्फ 15 लोग लिटरेट, और ये वो लिटरेट थे जिनको बस बहुत थोड़ी सी एलिमेंट्री एजुकेशन ही हासिल थी। अब आप ज़रा सोचें, इतना बड़ा नंबर है पॉपुलेशन का, उसमें इतने कम लोग पढ़े हुए, उसमें आते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर जब वो आते हैं लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को तरबियत करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा चेंज आता है और बहुत सारी तादाद मुसलमानों की खूब एजुकेशन में एम्पावर होती है और इस कदर एम्पावर होती है और इस कदर इनरिच होती है कि पूरी दुनिया पे मुसलमानों ने हुकूमत करी। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुसलमानों ने इतने कम नंबर होने के बावजूद भी अपने आप में ऐसा क्या चेंजेस लेके आए कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन में इतना आगे थे। इसी का रिजल्ट इस्लामिक गोल्डन एज जो आता है, उसमें हम देखते हैं कि किस कदर जो है मुसलमानों में बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन मैथमेटिशियन, बेहतरीन डॉक्टर्स निकल के आते हैं। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, आप जो जानते भी होंगे, मैं तब भी आपको एक बार दोहरा देता हूँ। आपने नाम सुना होगा अल-ख्वारिज़मी का, जो कि बेहतरीन मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है। अल-बिरूनी, इब्न यूनुस, ये सब मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं। यहाँ के इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल साइंटिस्ट में इब्न सीना, जिनको एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, और इब्न रुश्द, अल-राज़ी, ये सब बेहतरीन साइंटिस्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में हमारे पास इब्न हैथम, बहुत ही मशहूर नाम है, अल-जज़री, इब्न बाजा, इस तरीके से बहुत से लोग हमारे पास रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट उस दौर तक पैदा हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के दौर में हमारे पास ये सब कुछ नहीं मिलता है। हम ये भी देखते हैं कि जब जेरूसलम फ़तह होता है, जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम फ़तह किया, उनके बाद जो आर्मी है, अगर आप उस आर्मी को स्टडी करें, वो आर्मी जो स्टूडेंट है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो उनके मदरसे की तालिब इल्म हैं। और उस आर्मी का हिस्सा हम जब देखते हैं, जो उनके मदरसीन जो पढ़ के यहाँ से स्टूडेंट्स निकले थे, उस आर्मी का जो हिस्सा बनते हैं, वो बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन इन्वेंटर्स हैं, बेहतरीन साइंटिस्ट हैं और बेहतरीन सोल्जर्स हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? बिना पढ़े लिखे तो नहीं हो रहा है। बेहतरीन एजुकेशन उन्होंने हासिल करी, इसी वजह से वो इस मुकाम पे थे और उनकी बेहतरीन कंट्रीब्यूशंस की वजह से हमने देखा, तारीख़ ने देखा कि जेरूसलम हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह करी। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 15 लोग पढ़ने वाले थे, पढ़े लिखे थे, वो भी थोड़े बहुत एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर एक दौर इतने बड़े एजुकेशनिस्ट और इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े फिलोसोफर्स का गुजरा मुसलमानों पे, पर वो अब अभी नहीं दिखता हमें कहीं, बहुत ही कम रेशियो दिखता है, जगह दिखता है। तो इसकी वजह यह है क्योंकि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ लाए और मक्का में जो आपने अपना एक प्रीचिंग शुरू करी,
तो हमने देखा तो उनके ऊपर जो सबसे पहले रिवोल्यूशन आया है वो है इक़रा बिस्मिकल्लज़ी। इस आयत में जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर इनबिल्ट कर दिया एक साइंटिफिक डिस्कवरी, नॉलेज और रिसर्च की जो उनके अंदर डिस्कवरी उनके अंदर इनबिल्ट कर दिया, हम उसी का ही अक्स देखते हैं जो पूरी दुनिया में बाद में इस्लामिक वर्ल्ड में फैला उनके सहाबियों के ज़रिए, ताबीन के ज़रिए, तबे ताबीन के ज़रिए। इक़रा बिस्मिकल्लज़ी की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सब चीज़ें हुई हैं, मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे इस आयत में 10 पॉइंट हैं जो हमें आज बहुत ज़रूरी है उन पे गौर करना, जहाँ पे हम लैग करते हैं। ये आयत रिवोल्यूशन है और इसका रिवोल्यूशन में आपको ये 10 पॉइंट मिलेंगे जब आप इसको ठीक से पढ़ेंगे। ये आयत कहती है सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग का, पढ़ने का हुक्म देती है। उसके बाद कहती है खालिक से आपको रूबरू कराती है, जो है गॉड है आपका, जो कि आपका अल्लाह है, ठीक है, ये आपको उससे रूबरू कराती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द क्रिएशन। ये क्रिएशन के बारे में बताती है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएट किया दुनिया में। उसने ज़मीन बनाया, ज़मीन में समुंदर बनाया, समुंदर के नीचे मछलियाँ बनाई, न जाने कितने किस्म के स्पीशीज़ बनाए, जानवर बनाए, ज़मीन पे परिंदे बनाए, पहाड़ बनाए, बहुत कुछ आप अपने आसपास जो कोई भी देखते हैं सब कुछ अल्लाह का क्रिएशन है। वो सारे क्रिएशन जो बनाए हैं उसका भी जिक्र करती है। उसके बाद ये चौथा यूनिवर्स के बारे में बात करती है। वो यूनिवर्स जिसमें सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, चाँद सितारे सब कुछ है। उसके बाद ये बात करती है ह्यूमन काइंड का जिक्र करती है। फिर उसके बाद जिक्र करती है एम्ब्रियोलॉजी जिसके बारे में लोगों को पहले पता ही नहीं था कि इंसान पैदा कैसे होता है, बच्चा माँ के शरीर में कैसे शक्ल लेता है और कैसे पैदा होता है। ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, पर ये आयत पहला मॉडर्न आयत थी, साइंटिफिक आयत थी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले उतारी जाती है। बहुत गौर करने वाली बात है। उसके बाद आता है नॉलेज एंड एजुकेशन। यही आयत नॉलेज एंड एजुकेशन का भी रिवोल्यूशन करती है। उसके बाद पेन को बताती है, पेन का जिक्र करती है, कलम का जिक्र करती है जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज है। और उसी के बाद जिक्र करती है रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का। रिसर्च करने पे, एक्सप्लोरेशन करने पे आपको गौर करने के लिए आपको मजबूर करती है ये आयत। उसी के बाद अनवेल करती है एक तरीके से सारी यूनिवर्स के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में। ये एक आयत में ये 10 बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स को इसने आपके सामने एक्सप्लोर किया। तो जब ये चीज़ें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत से लोगों में, उस दौर के लोगों में, सहाबाओं में जब दी, तो उससे ये एजुकेशन का एक बूम फैला। उनमें ये अवेयरनेस आई, वो एजुकेटेड हुए, बहुत आगे निकले, रिसर्च और एकेडमिक्स में बहुत एडवांसमेंट लेवल पे वो आए और फिर वो अपने ज़माने के टॉर्च बेयर्स बने इल्म के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में। एसएससी एकेडमी भी आपके लिए यही चाहता है कि आप एजुकेशन के टॉर्च बेयर्स बने। जो हमने शुरुआत में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी, उस प्रॉब्लम्स को आप ही दूर कर सकते हैं एजुकेशन लेकर। एसएससी एकेडमी में आपको नीट की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव इंडियन गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। एसएससी एकेडमी कोचिंग सेंटर के साथ साथ स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर भी है, आईटीआई भी है, मदरसा भी है। हमारे यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं जो आपको बेहतरीन एजुकेशन देती हैं। एसएससी एकेडमी को 3 बार एनडीटीवी इंडिया स्वच्छ भरेगा भारत मिशन के तहत 3 बार लगातार इंडिया में सबसे बेस्ट मॉडल इंस्टीट्यूशन का खिताब मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसएससी एकेडमी क्यों बाकी इंस्टीट्यूशन से बहुत अलग है। एसएससी एकेडमी रेसिडेंशियल कोचिंग देता है आपको। यहाँ पे हॉस्टल है, मेस है और बेहतरीन बड़े क्लासरूम्स हैं आपको यहाँ मिलेंगे, लाइब्रेरी भी है, इंटरनेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे लैब्स भी हैं और तमाम जो भी टेक्नोलॉजीज़, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एजुकेशन में है वो सब कुछ आपको मिलते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इवन प्रोजेक्शन सिस्टम है, साउंड सिस्टम है बेहतरीन। तो आपको यहाँ पे पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपसे चाहूँगा कि आप एसएससी एकेडमी में एडमिशन ज़रूर लें और यहाँ पे अपनी तालीम करें। हमारे फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं ये सब। जब आप आएंगे वहाँ पे एजुकेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसएससी एकेडमी क्यों इतना अनोखा और इम्पोर्टेंस रखता है एजुकेशन की फील्ड में। आखिर में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये सारा काम जो हो रहा है, नेशनल टैलेंट सर्च का जो मिशन चल रहा है, ये बहुत अहमियत रखता है और
इसकी कामयाबी का जो भी ज़िम्मा है वो हमारे साथ 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 आप पे भी निर्भर करता है। इसमें बहुत से सारे इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ इसमें मिल के आपके लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रहे हैं। बहुत से लोग एमपी के वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इनके स्टाफ लगे हुए हैं, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये सारी मेहनत तब तक कामयाब नहीं होती जब तक आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। अगर आप ही इसमें सही से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये सारी मेहनत ज़ाया होगी और जो लोग पूरी जज्बे के साथ आपकी मदद करने में लगे हुए हैं, उनका मोटिवेशन डाउन होगा और फिर एक वक्त आएगा कि लोग इस तरह के कोई भी इवेंट्स, इस तरह के कोई भी एग्जामिनेशंस कराने से परहेज़ करेंगे और फिर आप शिकायत करेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। इसलिए हम सब पे ये जिम्मेदारी बनती है कि इस एनटीएस के एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाएं। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें पार्टिसिपेट करें और बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस अपने लिए सिलेक्ट करें, बेहतरीन स्कॉलरशिप्स इससे हासिल करें और इसके ज़रिए जो मैंने आपसे अभी कहा था, जो विज़न है कि आप सोसाइटी में वो टॉर्च बीयर बने, वो लीडर बने जो एजुकेशन को प्रमोट करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मक्ता का मैंने आपको ज़िक्र किया कि वहाँ पे सिर्फ 15 लोग हुआ करते थे और एक वक्त के बाद जब हुजूर ने उनको एजुकेशन देने की तो मुसलमानों ने एजुकेशन हासिल करके पूरी दुनिया में हुकूमत की। बिल्कुल मैं वैसे ही चाहता हूँ, हमारा भी विज़न यही है कि आप हमसे एजुकेशन हासिल करें और आप हमारे नेशन बिल्डर्स बने, इस देश की डेवलपमेंट में हिस्सा लें, इसको आगे बढ़ाएं, कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाएं और इस देश को उस मुकाम पे लेके जाएं जहाँ पे हम इसको कह सकें कि हमारा देश नंबर 1 है। हम एसएससी एकेडमी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जल्द मुलाकात होगी आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर ऑफ सेल्फ, ऑल द बेस्ट।